वेलकम करता हूँ आप सभी को। आज का वीडियो नर्सिंग ज्ञान पर बहुत ही खूबसूरत लेकर आए हैं यहाँ पे MSN 2 के ऊपर। जी हाँ मेरे डियर, इस सप्ताह में MSN 1 पढ़ा चुके हैं 10वां वीडियो। आज MSN 2 का 10वां वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है अपना हाइपरटेंशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग HTN कहते हैं और हिंदी में कहा जाए तो इसे उच्च रक्तचाप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन के कंप्लीट जो है इसका डिस्कशन देखेंगे, लेक्चर देखेंगे और जानेंगे कि भाई उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो। ठीक है, अब चूंकि हाइपरटेंशन एक लंबे समय लंबे अवधि की बीमारी होती है तो इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सामंजस्य करने के लिए। सारा कुछ हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप किसी दूसरे स्टेट कहीं भी से देख रहे हैं तो आपके लिए भी यह सिलेबस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं दूसरे स्टेट के लिए पढ़ाता हूं। यानी एक नर्सिंग का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया में सेम है, तो आप किसी भी स्टेट से इसे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए करते हैं शुरू। वैसे यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, यह 2023 से 24 सेशन के लिए मैं क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आगे है, देख लीजिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाए तो उच्च रक्तचाप। अब एक व्यक्ति का उच्च, सबसे पहले समझिए उच्च रक्तचाप, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना ही उच्च रक्तचाप कहलाता है। हम कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? तो जब किसी व्यक्ति का, देखिए ब्लड प्रेशर में दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक जो होता है यह ऊपर वाला प्रेशर को दर्शाता है, डायसिस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का सामान्य हो, स्वास्थ्य उसका नॉर्मल हो, तो उसका बॉडी का जो हाइपरटेंशन होगा, जो रक्तचाप होगा, वह 120/80 mm/Hg होगा। ये यूनिट जरूर याद रखिएगा, नॉर्मल में इतना होता है। और जब किसी कारण से, किसी भी कारण से, या फिर ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो उनमें होने का चांसेस जो है उच्च रक्तचाप का ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में सामान्य रक्तचाप से जो है रक्तचाप बढ़ जाता है, उसे हम लोग रक्तचाप कहते हैं। अर्थात सिस्टोलिक 140 mmHg यानी ऊपर वाला 140 mmHg या इससे अधिक हो, या डायसिस्टोलिक नीचे वाला 90 mmHg या इससे अधिक हो, तब यह स्थिति उच्च रक्तचाप को प्रमाणित करती है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 इतना जो है होता है, लेकिन किसी कारण से अगर रक्तचाप में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब ये जो उच्च रक्तचाप होते हैं मेजर किए जाते हैं दो तरह से। इस एक को हम सिस्टोलिक कहते हैं जो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग डायसिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, और इससे अब ऊपर वाला 140 mmHg या इससे अधिक हो जाए और नीचे वाला 90 mmHg या इससे अधिक हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखते हैं। अब आप कहिएगा कि 120 से 80 है और यहाँ पे 140/90 होगा, बाकी इसके बीच का वर्ड का अगर आ जाएगा तो क्या होगा? तो अगर इसके बीच में आ रहा है, जैसे 130/85 आ गया, ठीक है, किसी का हम नापे तो 130/85 आ गया, तो आप तो सोचिएगा 140/90 या इससे ऊपर है तभी हम हाइपरटेंशन समझेंगे। तो देखिए ये जो हाइपरटेंशन होता है उच्च रक्तचाप, यह एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह एज पर डिपेंड करता है, यह जो है बॉडी के एक्टिविटी पर जो है डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारे स्थितियों में यह जो है अलग अलग जो है आपके ब्लड प्रेशर घटते और बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, और एडल्ट व्यक्ति का अगर मान गए ब्लड हमेशा 140/90 या इसके आसपास रह रहा है, मतलब उसे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसका ब्लड प्रेशर अगर 150 भी और 90 है या 95 है तो उसका खास चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एज के साथ जो है फैक्टर डालता है। ठीक है, लेकिन अगर 150/90 किसी एडल्ट में अगर पाया जा रहा है हमेशा, तो फिर यह जो है दिक्कत की समस्या है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे BP बढ़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं?
सबसे पहला तो कारण यही होता है कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री कहा जाए मतलब पारिवारिक इतिहास, ठीक है। वंशानुक्रम जिसे हम लोग कहते हैं, वंश में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होते चला आ रहा है वंश में, तो ये जो है वंशानुक्रम हो सकता है कि आपके फादर, आपके दादाजी किसी या मदर किसी को हाइपरटेंशन रहा हो, तो आगे चल के उम्मीद बनता है कि उनके बच्चे में किसी में भी ये चीज़ें हो सकता है। तो वंशानुक्रम ये चीज़ें हो सकता है। मोटापा, बहुत बीपी का सबसे बड़ा आजकल खतरा जो बन रहा है वो मोटापा बन रहा है, ठीक है, मोटापा। और मोटापा कहाँ से आता है? ज़्यादा तैलीय भोजन करने से, ठीक है, शरीर को जो है डीएक्टिव रखने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, ठीक है, तो मोटापा बढ़ता है। मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक दबाव बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, मानसिक तनाव में रहने से भी जो है बीपी बढ़ता है। एल्कोहल इंजेशन, बहुत ज़्यादा शराब के सेवन करने से भी बीपी जो है बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। टबैको च्यूइंग मतलब तंबाकू का सेवन, अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी बीपी जो है बढ़े हुए हो सकते हैं, ओके। धूम्रपान करना, स्मोकिंग, स्मोकिंग कहने का मतलब होता है कि धूम्रपान जो है वह आपके बढ़ा सकता है बीपी। मतलब जितने भी स्वास्थ्य बुरी आदतें हैं जो जीवन में नहीं करना चाहिए, जैसे एल्कोहल का सेवन, तंबाकू का च्यूइंग, स्मोकिंग करना, ठीक है, मानसिक दबाव, मोटापा, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब गलत आदतें हैं और यही सब जो है आपके बीपी, मोटापा को बढ़ाता है, ओके। अत्यधिक नमक का सेवन, अगर कोई बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी करता है तो उससे भी जो है बीपी लेवल बढ़ता है, ठीक है। अत्यधिक आराम करना, बहुत ज़्यादा आराम करना भी सेहत के लिए हानि होता है। मधुमेह और हाई लिपिड, आपके देखिएगा बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको ऑटोमेटिक बीपी आ जाता है, तो ये जो मधुमेह वाले पेशेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट के पास जो है आपको बीपी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मधुमेह वाला रोगी में, साथ में जो हाई लिपिड जिनके वसा बहुत ज़्यादा है उनमें भी जो है आपके हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। तो हाइपरटेंशन यह एक उच्च रक्तचाप, बीपी जो होता है नॉर्मल है। यह जितने भी आपके गलत आदतें हैं, गलत क्रियाकलाप हैं, उससे जो है आपके बॉडी पर गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं और वह आपके ब्लड के दबाव को जो है बढ़ाता है, ब्लड के चाप को बढ़ा देता है, ठीक है। चाहे स्मोक कीजिए, शराब लीजिए या डिप्रेशन तनाव में रहिए, ठीक है, या फिर डायबिटीज़ है किसी को, या फिर किसी को लिपिड बढ़ा हुआ है, मोटापा है, ठीक है ना, तंबाकू चिबाता हो, तो ये सब जो है आपके बीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। ये समझ गए। अब आता है महत्वपूर्ण बातें, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिल जाता है। देखिए, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप वाले जो मरीज होते हैं उनके लक्षण पहचानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जिनका बीपी बढ़ता है या अचानक से बीपी जब बढ़ने लगता है तो देखिएगा उनका हाथ कांपने लगता है, हाथ काम नहीं करेगा, ट्रीमर होने लगेगा। पसीना, स्वेटिंग, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। श्वसन, सांस लेने में दिक्कत आने लगता है मरीज को, ठीक है, दम घुटने लगता है। दूरदृष्टि दोष यानी विजुअल डिस्टरबेंस, यानी जिनका हाइपरटेंशन बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो उनका जो दूरदृष्टि दोष है इसमें भी समस्या आने लगता है। सूजन होने लगता है, ठीक है, चक्कर आने लगता है पेशेंट में, मति भ्रम यानी डिजीनेस होने लगता है। तो यूँ कहा जाए तो ये सारे जो है लक्षण दिखते हैं बीपी वाले मरीज में। बीपी वाले मरीज को आप लोग लक्षण इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे पसीना आना, ठीक है, थकान आना, कंपन होना, चक्कर आना, सूजन आना, मति भ्रम होना, ठीक है, श्वसन लेने में कष्ट होना, दृष्टि दोष होना, ये सब जो है इसके मुख्य जो है लक्षण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लक्षण आप लोग महत्वपूर्ण है, लक्षण को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण बातें, हाइपरटेंशन का प्रबंध कैसे करेंगे। देखिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर कुछ ऐसा समस्या हो, ऐसा रोग हो जहाँ पे सर्जरी भी ज़रूरी है, सर्जरी भी हो सकता है, दवाई भी चल सकता है और नर्सिंग प्रबंध। देखिए, अगर आपको किसी भी बीमारी का प्रबंध पूछेगा तो आप प्रबंध तीन जो है प्रबंध लिख सकते हैं। पहला प्रबंध मेडिकल उपचार यानी चिकित्सीय उपचार, दूसरा प्रबंध सर्जिकल उपचार एंड तीसरा प्रबंध आपका जो होता है वो होता है नर्सिंग प्रबंध। तो दो ऐसे प्रबंध है, दवाई और नर्सिंग प्रबंध, ये दो ऐसे प्रबंध है जो हर एक बीमारी में आपको लिख सकते हैं और लिखना पड़ता है, ओके। लेकिन
तीसरा जो सर्जिकल प्रबंध है, यह सर्जिकल प्रबंध सभी बीमारी में संभव नहीं है। अब बुखार वाले मरीज में हम सर्जरी थोड़ी ना करेंगे। अब बुखार वाले मरीज में सर्जरी नहीं होगा तो सर्जिकल प्रबंध नहीं करेंगे, उसका कहाँ से करेंगे। तो सर्जिकल प्रबंध वहीं पे करते हैं जहाँ पे सर्जरी हुआ हो मरीज को या सर्जरी होने वाला हो, तो वहीं पर हम सर्जिकल प्रबंध लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें हैं, सर्जरी वहाँ पे नहीं संभव है, तो उस केस में पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट लिख देते हैं, मेडिकल प्रबंध, जिसमें दवाई वगैरह जो भी देना हो सिम्टम्स के आधार पर दवाई देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसका नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे। तो ये 2 प्रबंध सभी बीमारी में, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, सब में लिख सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि सर्जरिकल प्रबंध वहीं पे होगा जहाँ पे सर्जिकल केस होगा। ओके, चलिए। अब हाइपरटेंशन के प्रबंध ठीक उसी प्रकार से उपचार, पहला होता है उपचार। अब उपचार में आपको ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें जो है आपको शामिल करना पड़ता है। डॉक्टर के पास अगर कोई हाइपरटेंशन वाला, उच्च रक्तचाप वाला मरीज आता है तो उसके उपचार में कुछ चीज़ें शामिल करता है, जैसे धूम्रपान को बंद करना। डॉक्टर पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो हाँ, तो सबसे पहले स्मोकिंग को बंद कीजिए, ठीक है, ये डॉक्टर बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं शराब पीना बंद कीजिए, अगर एल्कोहल लेते हैं तो इसको स्टॉप कीजिए। अपना वज़न कम कीजिए। वज़न कैसे कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, भोजन में जो है अच्छे अच्छे चीज़ लीजिए, हरा फल सब्जी साग लीजिए, फैटी भोजन मत लीजिए, वज़न कम कीजिए, कम नमक खाइए, लेस यूज फैट फूड, जो है जो जिससे फैट बनता हो वैसे भोजन कम करें, नियमित व्यायाम करें और आराम मुद्रा तकनीक अपनाते रहें, ठीक है। तो ये डॉक्टर शामिल करते हैं, ये सब जो पॉइंट देखे ना, ये सब डॉक्टर बताते हैं कि कम नमक खाइएगा, पानी, शराब बंद कर दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, कम नमक खाइएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे जो है मेंटेन होता है, बीपी मेंटेन होके रहता है। दवाई तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दवाई लेना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल आप इसे मेंटेन रख सकते हैं लाइफ स्टाइल बदल कर। जैसे खाना में क्या खाना है, कितना लेना है, इस सब चीज़ों पर ध्यान देकर आप जो है, देखिए 2 ऐसे बीमारी है, डायबिटीज़ और ये बीपी, दोनों एक दूसरे से पूरक है, ठीक है ना, पूरक है दोनों के लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप मेंटेन करके रख सकते हैं तो ठीक रहेगा। जहाँ आपका खाना, जहाँ लाइफ स्टाइल बदला, गड़बड़ हुआ, आपके ऊपर ये हावी हो जाता है, ठीक है, तो फिर दवाई लेना पड़ता है। तो ये उपचार में इस चीज़ों को शामिल करते हैं। उसके बाद हम लोग शामिल करते हैं उपचार में औषधि, ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी में कुछ दवाई दिया जाता है जो आपके ब्लड के प्रेशर को कम करता है, जो आपके रक्त वाहिकियों को फैलाता है और रक्त को आसानी से जो है मूव करने देता है। तो ड्रग थेरेपी में जो बहुत ज़्यादा जो है आपके अगर बढ़ जाते हैं, किसी को अगर ये बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक मूत्रल दवाई होता है जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे होता है कि शरीर में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा लगता है, बढ़ रहा होता है, तो उस प्रेशर को कम करता है डायूरेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे डायूरेटिक जो होता है फुरसामाइड या फिर थियाजाइड या पोटेशियम युक्त जो मूत्रल होता है, ये दवाई सब देकर जो है हम क्या करते हैं, मरीज को शरीर से बीपी को कम करते हैं, शरीर से तरल निकाल कर, ठीक है। तो पहला डायूरेटिक दवाई हुआ। दूसरा जो दवाई होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर शरीर में कुछ हिस्सों में जो तनाव उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन होता है एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, इसके स्राव को रोकता है। जैसे हमारे बीटा ब्लॉकर्स का काम है कि जो तनाव वाला हार्मोन है एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, इसके स्राव को रोकता है। अब जब रोकता है तो जो तनाव बन रहा है उसको कम करेगा, तो यह जो है आपको बीपी में भी कम करता है। जैसे एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, लेबेटालोल, ठीक है, ये सब बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ होती है। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहने का मतलब है कि यह दवा कोशिकाओं में जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन होता है उसके विरुद्ध काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो धमनियाँ होती है, एक प्रकार के जो रक्त वाहिनी है वह फैलता है, और जब रक्त वाहिनी फैलेगा तो ब्लड आसानी से मूव करेगा, प्रेशर कमेगा, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है कैल्शियम के जो अब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करता है और जो रक्त वाहिनी होता है उसको फैलाता है, जिससे ब्लड आसानी से पास करता है। तो ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में
निफेडिफिन, यह एक दवा है जो आपको काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दवा होता है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर कहने का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह एक प्रकार का एंजाइम होता है एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, देखिए हृदय की दवाएं हैं जो आपकी रक्त वाहिनियों को चौड़ा करके फैलाता है और इससे आपके हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले जो रक्त की मात्रा है बढ़ जाता है और रक्तचाप जो है कम हो जाता है। तो यह एक एंजाइम होता है जो आपके हृदय की जो दवाएं हैं यह रक्त वाहिनियों को चौड़ा करता है, जिससे आसानी से ब्लड जो है पंप होता है और आसानी से ब्लड आगे की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कैट्रोपिल और एनालप्रिल। तो जितना भी प्रिल वाला जो होगा यह हार्ट से संबंधित दवाई होता है जो रक्त वाहिनियों को फैलाता है और आगे की तरफ ब्लड आसानी से जाता है। कुल मिला के यह जो है उपचार है, चिकित्सीय औषधि वाला उपचार है, जिसमें डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये दवाई सब। और ये दवाई देने के बाद मरीज को तो सारा चीज़ मैंने बता ही दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये हो गया चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध चूँकि इसमें सर्जरी संभव है नहीं, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट चिकित्सीय के बाद नर्सिंग प्रबंध में आते हैं। ठीक है, अब नर्सिंग प्रबंध मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नर्सिंग प्रबंध किसी भी बीमारी का दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो सीधा लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए, 10-15 जितना लाइन हो सके लिख दीजिए। ठीक है, लक्षण के आधार पर। एक होता है कि चार महत्वपूर्ण जो है लक्षण में से और कारण में से 1-2, यानी कुल मिला के 5-6 पॉइंट कारण और लक्षण में से उठाइए, जिसको आप अच्छे से प्रबंध मैनेज कर सकते हैं उस पॉइंट को, उसको उठाइए। ठीक है, और उसको लक्षण उठाकर और जो है उसी के आधार पर 4-5 पॉइंट को आप जो है प्रबंध मैनेजमेंट कर दीजिए। तो वह एक बेस्ट तरीका होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का। ओके, अब यहाँ पे मैं जो दिया हूँ लाइन बाय लाइन दिया हूँ, यह उतना बेस्ट तरीका नहीं है, फिर भी खाना पूर्ति करने के लिए सही है। आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, कटता नहीं है नंबर। ठीक है, बाकी अगर बेस्ट स्टूडेंट कहना है तो 1 पॉइंट लिखिए, फिर इसके अंदर 3-4 पॉइंट कैसे मैनेज करेंगे लिख दीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर इसके अंदर 3-4 पॉइंट लिखिए कैसे मैनेज करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए। और ये पॉइंट सब कहाँ से आएगा? लक्षण और कारण से ही ये सब पॉइंट आता है। लक्षण को ही हम प्रबंध करेंगे ना, कैसे दूर करेंगे, यही चीज़ें हैं। बाकी नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए। मरीज के रक्तचाप को नियमित रूप से परीक्षण करना एवं रिकॉर्ड करना। अगर बीपी किसी को बढ़ता हो हमेशा, तो हमेशा दिन में 3 बार 4 बार जो है उसे मेजर करके नोट करना चाहिए। आगे है, आराम करने के 5 मिनट बाद ही रक्तचाप लेना चाहिए। जब मरीज आराम करने लगे तो आराम करने के 5 से 7 मिनट के बाद जो है आप क्या करें, उसका बीपी लें। हो सकता है कि चलने से भी, दौड़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, तो कोई चल के आएगा बहुत ज़्यादा, दौड़ के आएगा, आप उसका बीपी ले लेंगे तो नहीं भी बढ़ा रहेगा, उस समय तो बढ़ा ही दिखाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि मरीज के दोनों बाहों से रक्तचाप लेना चाहिए। मरीज को हमेशा दोनों बाहों से रक्तचाप लेना। हो सकता है एक बाह में ले रहे हैं उसमें ज़्यादा दिखाएं, दूसरे बाह में नॉर्मल दिखाएं, तो आपको दोनों में लेना चाहिए। ठीक है, मरीज को लेटी हुई अवस्था एवं खड़ी मुद्रा में रक्तचाप मापना चाहिए। अब जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप हमेशा लेटी हुई अवस्था में एवं खड़ी मुद्रा में रक्तचाप मापना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि रक्तचाप आपको सामान्य रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। मरीज के संपूर्ण जैविक वाइटल साइन का नियमित परीक्षण करते रहना चाहिए। आगे है, मरीज को रक्तचाप मापने के बाद आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मरीज को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। मरीज की समय समय पर स्थिति बदलते रहना चाहिए। मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। मरीज को कम नमक भोजन प्रदान करना चाहिए। पोषण एवं भोजन से संबंधित उचित सलाह देना चाहिए। तो ये जो आप देखे हैं नर्सिंग प्रबंध, इसमें बताइए लक्षण के आधार पर ही नहीं सारे चीज़ को लिखा गया है कि वाइटल साइन मापेंगे, हमेशा जो है पहले 2 मिनट पेशेंट को आराम करने देंगे, फिर बीपी लेंगे। ठीक है, रक्तचाप दोनों बाह से लेंगे। ठीक है ना, 5 जो है हमेशा वाइटल साइन जो है नोट करना चाहिए। ठीक है, मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं। ठीक है, नियमित व्यायाम करने के लिए कहें। उसके बाद कम समय स्थिति बदलते रहें हमेशा। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, क्योंकि मरीज घबरा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है कम नमक जो है लेने की सलाह देंगे। अच्छे पोषण, अच्छे जो है भोजन लेने की सलाह देंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए, कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें मरीज को बहुत लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है,
तो ऐसे बीमारी में जो है आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ता है, क्योंकि मरीज को जीवन में उस बीमारी से सामंजस्य बनाना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय का बीमारी है। तो डायबिटीज़ और बीपी ये सब ऐसा बीमारी है जो लंबे समय तक खींचता है, समझ गए। बहुत ऐसे सिचुएशन में तो पूर्ण, अगर एक बार हो गया तो पूर्ण जीवन समाप्ति तक भी रहता है। तो इस कंडीशन में लंबे बीमारी जो हो तो उसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि मरीज को इससे जीवन से जो है सामंजस्य बैठा के ही चलना पड़ता है आगे, क्योंकि यह छूटने वाला है नहीं। तो कैसे जीवन में इसको हम लोग सामंजस्य बैठा के चलेंगे, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा ज़रूरी होती है। जैसे रोग प्रक्रिया के बारे में शिक्षा प्रदान करें कि यह रोग कैसे जो है आदमी में आता है। दवाइयाँ से संबंधित शिक्षा दे कि कब लेना है, क्योंकि ये बीपी शुगर वाला दवाई हमेशा लेना होता है। पोषण एवं भोजन से संबंधित उचित सलाह दे कि भोजन में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अचार, आलू आदि न लेने की सलाह दे, क्योंकि ये दवाइयाँ प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अत्यधिक वसा युक्त भोजन और अत्यधिक नमक वाला भी भोजन लेने को सलाह नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बीपी बढ़ाएगा। मरीज के घर वालों को घर पर ही रक्तचाप देखभाल के बारे में शिक्षा देना चाहिए। और कोई मरीज पेशेंट है, सॉरी, बीपी वाला, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आता है, तो आप अटेंडर को जो है सलाह देंगे कि घर पर ही वो जांचें हमेशा। धूम्रपान एवं मदिरापान होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है, कि क्या इसका दुष्प्रभाव है। व्यायाम एवं आराम के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करें कि आप व्यायाम और आराम से अपने आप को कैसे हेल्दी, कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कुछ स्वास्थ्य शिक्षा लिख दिया हूँ, आप इसमें और भी सारे चीज़ को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको MSN2 का आज 10वां वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में मैं आपको बताया हूँ। कितना ज़्यादा समझ में आया आप जानते होंगे, कमेंट करें। धन्यवाद।